नमस्कार साथियों, 12वीं कक्षा हिंदी विषय के अंतर्गत आरोह भाग 2 काव्यखंड का दूसरा पाठ पतंग और तीसरे पाठ की पहली कविता कविता के बहाने पाठ से संबंधित महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तरी इस वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत की जाएगी, जिसमें पतंग और कविता के बहाने पाठ से संबंधित प्रश्नों को लिया गया है। तो आइए चलते हैं पतंग और कविता के बहाने पाठ से संबंधित प्रश्नोत्तरी श्रृंखला का पहला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1, पतंग पाठ के कवि का नाम बताइए। बहुत ही सरल है, कुंवर नारायण, रघुवीर सहाय, आलोक धनवा, शमशेर बहादुर सिंह। उत्तर हो जाएगा साथियों स नंबर, आप सबको मालूम है, आलोक धनवा। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। पतंग पाठ में किस ऋतु का वर्णन हुआ है? वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु, बसंत ऋतु। उत्तर हो जाएगा साथियों ब नंबर, शरद ऋतु। इधर बताया गया है, देखिए, सबसे तेज बौछारे गई, भादो गया सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया फूलों को पार करते। शरद का यह मानवीकरण किया गया है। शरद वास्तव में ऋतु का नाम है। ऋतु 6 है, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर या शीत ऋतु। तो ये हो जाएगा ब नंबर, शरद ऋतु। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर देखते हैं। ऋतुओं की कुल संख्या कितनी है? 12, 10, 6, 4। उत्तर हो जाएगा स नंबर 6। मैंने पिछले में आपको बता दिया, माह में 12 महीने में होते हैं, 12 महीने में 6 ऋतुएं होती हैं, 2 महीने की एक ऋतु। और शरद ऋतु का महीना हो जाएगा आश्विन और कार्तिक। वर्षा ऋतु का महीना हो जाएगा श्रावण और भाद्रपद। ये आपको ध्यान रखना है। तो शरद ऋतु में कौन से महीने आ जाएंगे? आश्विन और कार्तिक महीना आ जाएगा। चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। भाद्रपद किसका नाम है? अंग्रेजी महीनों के नाम, हिंदी महीनों के नाम, ऋतुओं के नाम, सप्ताह के नाम। ये ब नंबर, हिंदी महीनों के नाम हैं। भाद्र, ज्येष्ठ, चैत्र, बैसाख, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन। तो ये भादों क्या हुआ? हिंदी महीनों के नाम हुआ भादों। चलते हैं 5वें नंबर प्रश्न की ओर। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, मानवीकरण अलंकार। उत्तर हो जाएगा अ नंबर, उपमा अलंकार। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, खरगोश की आंखों को किससे तुलना कर दिया गया है? उगते हुए सूर्योदय के समय जो पूर्व दिशा की ओर लालिमा होती हैं, उससे किया गया है। लाल सवेरे जैसा खरगोश की आंखों की तुलना की गई है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार हो जाएगा। जैसा शब्द प्रयोग हुआ है। 6ठे नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। संपूर्ण कविता पतंग पाठ में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, मानवीकरण अलंकार। उत्तर हो जाएगा द नंबर, मानवीकरण अलंकार। पतंग पाठ में जो ऋतु है शरद, उसको एक बच्चे की तरह चित्रित किया गया है। न फूलों को पार करते हुए, साइकिल चलाते हुए, चमकीले इशारों से बुलाते हुए, ये सब प्राकृतिक चीजों को जहाँ पर मनुष्य के जैसा हाव भाव करते चित्रित किया जाता है, वहाँ पर हो जाता है मानवीकरण अलंकार। तो प्रस्तुत कविता पतंग पाठ में
मानवीकरण अलंकार की छटा द्रष्टव्य है। 7वें नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। शरद क्या चलाते हुए आया? गाड़ी, साइकिल, स्कूटर, मोटर। उत्तर हो जाएगा ब नंबर साइकिल। देखिए, शरद आया पुलों को पार करते हुए अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए। तो शरद नया और चमकते हुए साइकिल को तेज चलाते हुए आया, जो कि ब नंबर ऑप्शन है साइकिल। 8वें नंबर प्रश्न की ओर देखते हैं क्या है। दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज किसे कहा गया है? कागज को, प्लास्टिक को, पतंग को, पत्तों को। उत्तर हो जाएगा स नंबर ऑप्शन पतंग को। यहाँ पर कवि ने कहा है कि दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, क्योंकि पतंग कलरफुल होता है। दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, ये सबसे पतला नहीं होता, लेकिन कवि ने इसको, चूंकि वह हवा में, आसमान में रस्सी के सहारे दूर तक उड़ता है, इसलिए इसको कवि ने दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज कहा है, पतंग को। 9वें नंबर प्रश्न में देखते हैं क्या है। कवि ने आकाश में उड़ते पतंगों को किसकी नाजुक दुनिया कहा है? खरगोश की, मोर की, पक्षियों की, तितलियों की। उत्तर हो जाएगा द नंबर ऑप्शन तितलियों की। यहाँ पर तुलना किया गया है। देखिए, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। आसमान में रंग बिरंगे पतंग उड़ते हुए ऐसे प्रतीत होते हैं मानो कोई आसमान में तितलियों की दुनिया उड़ रही है। तितलियां बहुसंख्यक में आसमान में उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा रंग बिरंगी पतंग तितलियों के समान प्रतीत होते हैं। चलते हैं 10वें प्रश्न की ओर। कौन जन्म से ही अपने साथ कपास लाते हैं? बच्चे, जवान, वृद्ध, ये सभी। उत्तर हो जाएगा बच्चे। दूसरे पैरा में देख सकते, जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। बच्चों के पैर इतने मुलायम, नाजुक होते कि मानो वो कपास के जैसे, कॉटन के जैसे सॉफ्ट रहते, मुलायम रहते हैं। तो ये कौन लाते हैं? बच्चे लाते हैं, क्योंकि छोटे बच्चों के शरीर, हाथ पैर नाजुक होते हैं, कोमल होते हैं। 11वें नंबर प्रश्न में देखते हैं। बच्चों के बेचैन पैरों के पास कौन घूमती हुई आती है? फुटबॉल, वॉलीबॉल, पृथ्वी, चंद्रमा। उत्तर हो जाएगा स नंबर पृथ्वी। दूसरा पैरा की दूसरी लाइन में ही देखिए, जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास के नीचे में पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। वे छोटे छोटे बच्चे रंग बिरंगी पतंगों को उड़ाने में, कनकव्वे को उड़ाने में इतने तल्लीन रहते हैं, उनके पैर ऐसा लगने लगता है मानो उनके पैर नहीं चल रहे, बल्कि स्वयं पृथ्वी घूमते हुए उनके पैरों की ओर आ रहे। 12वें नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। बच्चे किसको मृदंग की तरह बजाते हैं? बच्चे किसको मृदंग की तरह बजाते हैं? ढोल को, पखावज को, तबला को, दिशाओं को। उत्तर हो जाएगा द नंबर ऑप्शन दिशाओं को। जब वे बेसुध होकर दौड़ने लगते हैं तो वो छत है, बिल्डिंग का ऊपर का हिस्सा जो कठोर होता है, वह भी मानो उनके नरम पैरों के सामने वह भी नरम हो जाते हैं। और दिशाएं, डायरेक्शंस ऐसे लगने लगता है उनके पैरों की आवाज से मानो वो दिशाओं को मृदंग की तरह बजा रहे हैं। तो मृदंग की तरह किसको बजा रहे हैं? दिशाओं को, डायरेक्शंस को, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ये दिशाओं को बजाते हुए प्रतीत हो रहा है। 13वें नंबर प्रश्न में चलते हैं।
पतंग में किसकी सबसे पतली कमानी लगी होती है? आम की, नीम की, बांस की, घास की? उत्तर हो जाएगा स नंबर बांस की। देखिए, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके जो पतंग में, क्योंकि पतंग कागज का होता है, कागज के बीचों बीच एक सीधी बांस की पतली सीख होती है और एक को फोल्ड करके थोड़ा हाफ सर्कल बना करके बांधी जाती है और उन दोनों सीकों के बीच में जो जॉइंट बनता है वहीं पर धागा बांधा जाता है, उसी के सहारे पतंग आसमान में उड़ता है। चलते हैं, स नंबर हो गया बांस की पतली कमानी। 14वें नंबर प्रश्न की ओर देखते हैं। शरद चमकीले इशारों से किसको बुलाते हैं? पक्षियों के झुंड को, बच्चों के झुंड को, पशुओं के झुंड को, जवानों के झुंड को? उत्तर हो जाएगा ब नंबर बच्चों के झुंड को। वह शरद ऋतु नामक वह बच्चा अपने नए साइकिल को तेज चलाते हुए, जोर जोर से घंटी बजाते हुए, अपने चमकते हुए इशारों से, चमकीले इशारों से बुलाते हुए पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए, जो बच्चे का झुंड है जो प्रसन्नता के साथ पतंग उड़ा रहे हैं, उन समूह के बच्चों को मानो अपने साइकिल की ओर आकर्षित करते हुए, आवाज लगाते हुए बुला रहे हैं। तो हो जाएगा बच्चों के झुंड को ब नंबर ऑप्शन। 15वें प्रश्न में देखते हैं। बच्चों के पैर किसको नरम बनाते हैं? छतों को, मिट्टी को, पत्थरों को, लकड़ियों को? उत्तर हो जाएगा अ नंबर छतों को। यहाँ पर लिखा है, देखिए दूसरे पैरा का चौथी लाइन में, जब वे दौड़ते हैं बेसूद छतों को भी नरम बनाते हुए। जो छत का ऊपर का भाग, बिल्डिंग लेंटर है, वह लेंटर हार्ड होता है, कठोर होता है, वह कठोर भी मानो बच्चों के मुलायम पैरों के सामने वह भी कोमल हो जाता है, नरम हो जाता है। तो बच्चों के पैर किसको नरम बना देते हैं? उस कठोर छत को भी नरम बना देते हैं, जो कि अ नंबर ऑप्शन है। 16वें नंबर की ओर चलते हैं। बच्चे किसके खतरनाक किनारों से गिरकर बच जाते हैं? पेड़ों के, घरों के, छतों के, ऊंचाइयों के? उत्तर हो जाएगा स नंबर छतों के खतरनाक किनारों से। बच्चे जब पतंग उड़ाते हुए अपने घर के छत के ऊपर उसके किनारे तक पहुंच जाते हैं, जहां पर उसके अगला कदम, नेक्स्ट स्टेप मानो बिल्डिंग के नीचे होता, तो उस पतंग उड़ाने वाले बच्चे खतरनाक किनारों से गिरकर बच जाते हैं। किससे? छतों के किनारे से। स नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 17वें नंबर प्रश्न में देखते हैं। बच्चे निडर होकर किसके सामने आते हैं? धरती के, आकाश के, चंद्रमा के, सूरज के? उत्तर हो जाएगा द नंबर ऑप्शन सबसे नीचे से तीसरी लाइन में देखिए। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तब वे और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। जब वे गिरकर बच जाते हैं तो उनकी जो निर्भयता है वह भी बढ़ जाती है, उनका डर भी समाप्त हो जाता है और वे उगते हुए सुनहले सूरज के सामने पहुंच जाना चाहते हैं। तो उत्तर हो जाएगा द नंबर ऑप्शन। 18वें नंबर प्रश्न में देखते हैं साथियों। यहीं से हमारी जो पतंग कविता है का प्रश्न समाप्त हुआ। यहाँ पर शुरू हो जाता है कविता के बहाने, जो कि कुंवर नारायण जी की कविता है।
उससे संबंधित प्रश्न यहाँ पर आपको मिलेंगे। 4 प्रश्न। पतंग के बाद कविता के बहाने। 18वां प्रश्न देखिए, कविता एक उड़ान है डैश 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 खाली स्थान के बहाने। उत्तर हो जाएगा व्यक्ति, चिड़िया, पतंग, फूल। उत्तर हो जाएगा ब नंबर, चिड़िया के बहाने। फर्स्ट लाइन में ही देखिए, कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। तो कविता की उड़ान किसके बहाने है? चिड़िया के बहाने, पक्षी के बहाने है। पक्षी और कविता की तुलना की गई है। 19वें नंबर प्रश्न में देखते हैं, कविता एक खिलना है खाली स्थान के बहाने। फूलों के बहाने, फलों के बहाने, पत्तों के बहाने, पेड़ों के बहाने। उत्तर हो जाएगा अ नंबर, फूलों के बहाने। चित्र के नीचे में देखिए, कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। कविता ये एक फूल की तरह खिलता है। फूल के खिलने की एक सीमा होती है, उसके सुगंध का एक समय होता है, उसके बाद वह फूल खुद ब खुद सूखकर झड़ जाती है, गिर जाती है। लेकिन कविता एक बार रच दिया गया तो पता नहीं वह सैकड़ों हजारों सालों तक ज्यों के त्यों बनी रहती है। उनकी पंक्तियों को पढ़कर, शब्दों को पढ़कर व्यक्ति हमेशा आनंद लेते रहता है, अर्थात उसका खुशबू हमेशा ज्यों का त्यों रहता है। 20वें नंबर प्रश्न में देखते हैं, कविता एक खेल है खाली स्थान के बहाने। जवानों, वृद्धों, बच्चों, मनुष्यों। उत्तर हो जाएगा स नंबर ऑप्शन, बच्चों के बहाने। कविता एक खिलना है बच्चों के बहाने। जैसे बच्चे खेलते हैं उसी तरह से आनंदित होते हैं, उसी तरह से मानो कविता भी कवि के शब्दों के खेलने का माध्यम है। कवि बच्चों की तरह शब्दों से खेलते हैं, शब्द को जोड़ करके ही कविता बनती है और वह शब्द कवि की कल्पना में उत्पन्न होती है। उन काल्पनिक शब्दों को कवि अपने शब्दों के द्वारा व्यवस्थित करके कविता का रूप प्रदान करती हैं। तो कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। स नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 21वें प्रश्न में देखते हैं, क्या है? सब खाली स्थान एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। किस किस को? परिवार को, समाज को, आंगन को, घर को। किसको एक कर देना चाहता है? द नंबर, घर को। देखिए सबसे लास्ट में दिया है, सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। जब छोटे छोटे बच्चे घर में होते हैं तो देखे होंगे वह बनावटी घर गुंदरिया खेलते, घर द्वार बनाकर खेलते, सारे घर को वो बहुत ही प्रेम से बनाते हैं। उसमें जब कोई डिस्टर्ब करता है तो वो रोने लग जाते हैं, विशेष रूप से बच्चियां, कि मेरे घर को उन्होंने उजाड़ दिया। तो सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जानता है कि अपने खेल खेल में वह सारे घर को एक जैसा बना के रख देता है, अर्थात अव्यवस्थित करके रख देता है। आज का 22वां और अंतिम प्रश्न है साथियों, यही खत्म है साथियों। 21 प्रश्न तक ही था। तो यहाँ पर भी मानवीकरण अलंकार है। यहाँ पर चिड़िया, फूल, बच्चे, ये सब के माध्यम से कवि कविता की तुलना किया है और बताने का प्रयास किया है कि ये सब तो प्राकृतिक चीजें हैं। चिड़िया, फूल, मनुष्य भी समझो एक तरह से प्रकृति का ही अंग है, लेकिन उन सब की एक सीमा है, लिमिटेशन है। लेकिन कविता की कोई सीमा नहीं है।
वह अनंत असीम है जैसे बच्चों की कल्पना शक्ति। तो इस तरह से साथियों हमने आरव भाग 2 काव्य खंड के अंतर्गत पतंग और कविता के बहाने पाठ से संबंधित 21 प्रश्नों को इस वीडियो में समाहित किया। नेक्स्ट पाठ को हम दूसरे वीडियो में लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।